हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और साइंस को मैं कंप्लीट NCERT से पढ़ा चुकी हूं। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वहां पर आप NCERT की सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये 9वां वीडियो है और इसके पहले 8 वीडियो आ चुके हैं और मैंने प्रैक्टिस वीडियो की भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां पर आप प्रैक्टिस की वीडियो भी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, किसी बिंब का चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष माना जा सकता है? पहला है बिंब की गति एक समान गति है। दूसरा है बिंब विश्राम अवस्था में है। तीसरा है बिंब की गति असमान गति है। तो बिंब का चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो इसमें जो निष्कर्ष हो सकते हैं, या तो बिंब की गति एक समान गति होगी या बिंब विश्रामावस्था में होगा। ए या बी इसमें निष्कर्ष होगा, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? पहला विकल्प है हल्का तथा जल में घुलनशील होना। दूसरा है हल्का तथा जल में अघुलनशील होना। तीसरा है भारी तथा जल में घुलनशील होना और चौथा है भारी तथा जल में अघुलनशील होना। तो पृथक्करण की विधियों के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है। तो अवसादन क्या होता है? जब जल में ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो जल से भारी होती हैं और जल में अघुलनशील होती हैं, तो उन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है, यही अवसादन कहलाता है। तो ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? तो भारी और जल में अघुलनशील होना, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जैसे जल में बालू मिली हुई है, कुछ समय पश्चात बालू तली में नीचे इकट्ठी हो जाएगी और बालू जल में घुलती भी नहीं है, तो इसे अवसादन द्वारा ही पृथक किया जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किए। क्या क्या प्रेक्षण उसने नोट किए? पहला लिखा है चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी काली राख बच जाती है, यानी स्लेटी काली रंग की राख बच जाती है। दूसरे में कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। जेड में क्या लिखा है? जलने पर पिघल जाता है। तो एक्स बाई जेड क्या हो सकते हैं? क्रम से इनको बताना है। पहला विकल्प है सूत, नायलॉन, ऊन। दूसरा है दूसरा है जूट, ऊन, रेयॉन। तीसरा है रेशम, डेनिम, नायलॉन और चौथा है ऊन, रेशम, रेयॉन। तो मोमबत्ती की ज्वाला में अंतरा ने इन चीजों को जलाया है, इनके नाम नहीं दिए गए हैं। निष्कर्ष इसने प्रेक्षण नोट किया है कि चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी काली राख बच जाती है। तो रेशम जो है चमकदार रोशनी के साथ जलता है। बाई में क्या होता है? कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख बच जाती है, तो ये होता है डेनिम। और जलने पर पिघल जाता है, तो नायलॉन जो होता है वह जलने पर पिघल जाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, रेशम, डेनिम, नायलॉन। रेशे जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्ध कृत्रिम। तो रेशों के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं। अब इसमें रेशम और नायलॉन के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन डेनिम के बारे में शायद आप ना जानते हो। तो डेनिम एक ट्वील बुनाई का उपयोग करके सूती रेशे से बनाया जाता है जो कुंचित होकर जलता है और ये जो इसकी जो राख मिलती है वो दरदरी होती है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यदि मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान हैं, तो निम्न में से किस सरल श्रेणी क्रम परपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होंगे?
पहला है एक बल्ब तथा एक सेल, दूसरा है एक बल्ब तथा दो सेल, तीसरा है दो बल्ब तथा एक सेल और चौथा है दो बल्ब तथा एक सेल। अब इसमें कहा गया है कि यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब समान हैं, तो किस सरल श्रेणी क्रम परपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होंगे। तो यदि एक बल्ब लगाया जाए और दो सेल लगाए जाएं तो बल्ब अधिक उद्दीप्त होगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है और उसकी कमी बी उत्पन्न करती है। यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है जो कि प्रायः सी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। ए का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है। अब इसमें ए बी सी डी क्या है ये बताने हैं। तो इसमें कहा गया है कि थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है और उसकी कमी से बी उत्पन्न होता है। तो विकल्प देख लेते हैं। तो थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है, यानी कि आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर कहते हैं जिसे, गलगंड कहते हैं जिसे। तो ए हो गया आयोडीन, बी हो गया गलगंड। अब इसमें लिखा है आगे, यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है जो कि प्रायः सी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको ये रोग हो जाता है और ए का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है। तो यदि ए की कमी हो यानी आयोडीन की कमी हो तो मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है। तो ए है आयोडीन, बी है गलगंड, सी है पर्वतीय और डी है मानसिक मंदन। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन छाया के निर्माण में सत्य नहीं है, यानी छाया के निर्माण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है पीला बिंब काली छाया उत्पन्न करता है, दूसरा है छाया केवल अपारदर्शी बिंबों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, तीसरा है छाया की लंबाई सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है और चौथा है छाया का आकार प्रकाश के स्रोत तथा बिंब के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो छाया क्या होता है? छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी बिंब प्रकाश के मार्ग में आता है। ये काले धब्बे के समान दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सीधे मार्ग में गमन करता है और अगर बीच में कोई अवरोध आता है तो प्रकाश उससे गुजर नहीं सकता। तो ये छाया होती है। अब इसमें लिखा है कि छाया निर्माण के विषय में जो सत्य नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो पीला बिंब काली छाया उत्पन्न करता है, सही है। छाया केवल अपारदर्शी बिंबों द्वारा उत्पन्न की जाती है, ये भी सही है। छाया का आकार प्रकाश के स्रोत तथा बिंब के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये भी सही है। लेकिन छाया की लंबाई सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है, ये गलत है। कभी कभी आप देखते हैं आपकी स्वयं की छाया आपसे लंबी दिखाई देती है, तो ये सदा बिंब की लंबाई के समान नहीं होती। तो ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्रायः पत्तियों की सतह और गूदेदार तने पर उपस्थित होते हैं और कारण लिखा है पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। अब इसमें जो ए लिखा है कि रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्रायः पत्तियों की सतह और गूदेदार तने पर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पत्तियों में रंध्र की उपस्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है, ये भी सही है। लेकिन ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी सही तो दोनों है लेकिन ये ए का कारण नहीं है, तो इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पौधों का मादा जननांग एक्स कहलाता है। इसके 3 भाग हैं जिनमें मुख्यतः बाई पराग कणों के लिए ग्रहणशील सतह है, जेड में निषेचन होता है। अब एक्स वाई जेड क्या है ये बताने हैं।
तो पौधों के मादा जनन अंग कौन होते हैं? स्त्री केसर। तो जिसमें जिसमें एक्स में स्त्री केसर लिखा है वही विकल्प देखते हैं। अब सी और डी में तो पुंकेसर लिखा है और पुंकेसर नर जनन अंग होते हैं, तो सी और डी गलत हो गई। ए और बी में एक विकल्प सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसके 3 भाग हैं जिसमें मुख्यतः बाई पराग कणों के लिए ग्रहणशील सतह है। तो बाई पराग कणों के लिए ग्रहणशील सतह है, तो ग्रहणशील सतह होती है वर्तिकाग्र। तो बाई हो गया वर्तिकाग्र और जेड हो गया बीजांड। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक्स स्त्री केसर, वाई वर्तिकाग्र और जेड बीजांड। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला विकल्प लिखा है किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है। दूसरा है समान तीव्रता की 2 ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी। तीसरा है गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान और उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी। और चौथा है ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होगी। तो ध्वनि जो है कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। इतना तो आपको याद ही रखना है। अब इसमें जो गलत है वह बताना है। तो पहला लिखा हुआ है किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है, सही है। समान तीव्रता की 2 ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी, ये गलत है। क्योंकि समान तीव्रता की 2 ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी, ऐसा तो नहीं होता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सही नहीं है गलत पूछा गया था और बी ही गलत है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ध्वनि वाले लेसन को आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती है। पहला विकल्प है सतही क्षेत्रफल के, दूसरा है तापमान के, तीसरा है आर्द्रता के और चौथा है हवा की गति के। तो वाष्पन क्या होता है? वाष्पन एक तरल में उसके क्वथनांक के नीचे के किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तन की घटना होती है। अब वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न का मिलान कीजिए। मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। लिखा है एक अधातु जो 2 रूपों में पाई जाती है। तो 2 रूपों में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो कार्बन एक अधातु है जो 2 रूपों में विद्यमान है और अपर रूपता को दर्शाता है। तो ए को मिला देंगे तीसरे से। बी में लिखा है एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है। तो कमरे के तापमान पर द्रव होती है ब्रोमीन, इसे चौथे से मिला देंगे। इसके बाद लिखा है एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है। तो पीतल और कांसे का घटक होती है कॉपर, इसे मिला देंगे 5वें से। उसके बाद लिखा है एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है। तो वह होती है क्लोरीन, यानी डी को मिला देंगे पहले से। और एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है वह होती है जिंक। तो इसमें आपका ए का तीसरा, बी का ए का तीसरा, बी का चौथा, उसके बाद सी का 5वां, डी का पहला और ई का दूसरा। यानी आप देखते हैं कि डी विकल्प आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवों में सिराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लिखा है ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर ले जाती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है। इनमें पाट होते हैं जो रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं। ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर अवस्थित होती है। तो रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं वह सिराएं कहलाती हैं।
तो ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर को ले जाती हैं। तो पहला इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है इनकी भित्ति मोटी होती है। तो इनकी भित्ति जो होती है वह पतली होती है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, तो इसमें बी गलत हो जाएगा। इनमें पार्ट होते हैं जो रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं, ये सही है। और ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर अवस्थित होती हैं, ये भी सही है। ए सी डी इसमें सही है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र वाला जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें धमनी और सिराओं के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने सभी वीडियो में लेसन के नाम डाल रखे हैं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। अगला प्रश्न है विषाणुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है ये स्वतः प्रजनन कर सकते हैं। दूसरा है ये पर कोशिकाओं से पोषण करते हैं। तीसरा है इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती। और चौथा है ये मृत पदार्थ के अपक्षय में मदद करते हैं। तो विषाणुओं के संबंध में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो विषाणु सूक्ष्म अकोशिकीय होते हैं, अर्थात उनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। वे अपने मेजबान कोशिका के बिना अपने दम पर पुनरुत्पादन नहीं कर सकते। तो ये आप लोग याद रखिए। अब इसमें लिखा है कि जो सत्य कथन है विषाणुओं के संबंध में यानी वायरस के संबंध में वह बताने हैं। तो ये स्वतः प्रजनन नहीं कर सकते हैं और इसमें लिखा है कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, ये सही है। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, ये भी सही है। और ये मृत पदार्थों के अपक्षय में मदद करते हैं, ये गलत है। बी और सी इसमें सही है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से जल जनित जीवाणु रोग हैं? यानी जल जनित भी हैं और जीवाणु रोग भी हैं। पहला लिखा है मलेरिया और हैजा। दूसरा लिखा है टाइफाइड पीलिया। तीसरा है मलेरिया पीलिया और चौथा है टाइफाइड हैजा। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, गलत हो गया। टाइफाइड और पीलिया, तो पीलिया जो है ये वायरस से होता है। टाइफाइड तो जल जनित जीवाणु रोग है लेकिन पीलिया नहीं होता, तो इसीलिए वे विकल्प भी गलत हो गया। मलेरिया और पीलिया ये दोनों ही नहीं है। टाइफाइड और हैजा ये जल से फैलने वाले जीवाणु वाले रोग हैं, यानी जल जनित जीवाणु रोग हैं, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है? पहला है पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना। दूसरा है पत्तियों पर मोम की परत। तीसरा है फीते जैसी पत्तियां और चौथा है पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र। तो कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों में पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है? तो पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जलीय पौधों के उदाहरण क्या है? समुद्री शैवाल है, ये जलीय पौधा है क्योंकि ये जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हैं, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो गए। अब 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? पहला है सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज, सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग। दूसरा है सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना। तीसरा है सरल प्रौद्योगिकी इकाइयां और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना। और चौथा है विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोगों को करना। तो इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है वह पूछा गया है। तो सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज, सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो पहला विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। विज्ञान शिक्षा जो होती है विद्यार्थियों को विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों को जानने में सक्षम बनाती है, जो संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुरूप होती है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है। पहला है विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या है। दूसरा है विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्ष है। तीसरा है विज्ञान के नियमों का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर से ऊंचा है। और चौथा विकल्प है विज्ञान के नियमों की तुलना में विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के अधिक तर्क संगत निष्कर्ष हैं। तो कौन सा विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या कर रहा है? तो विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, कौन सा अधिक भारी है, 1 केजी रुई या 1 केजी लोहा? वह पाती है कि कई छात्र मानते हैं कि 1 किलो यानी 1 किलोग्राम लोहा 1 किलोग्राम रुई से अधिक भारी है। इस विचार को संबोधित करने में कौन सी रणनीति सबसे कम मददगार होगी? पहला है घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना। दूसरा है तुला द्वारा दोनों की समतुल्यता का प्रदर्शन करना। तीसरा है विभिन्न आकार के रुई के गोलों और लोहे के गुटकों को हस्त प्रयोग करने और तौलने के अवसर देना। और चौथा है भारीपन और घनत्व के बीच अंतर की व्याख्या करना। तो इसमें लिखा है कि जो सबसे कम मददगार रणनीति है वह बतानी है। तो घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना इसमें मददगार कम होगी, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों लिखे हुए हैं ये सही है कि तुला द्वारा दोनों की समतुल्यता का प्रदर्शन करना, विभिन्न आकार के रुई के गोलों और लोहे के गुटकों को हस्त प्रयोग करने और तौलने के अवसर देना, और भारीपन और घनत्व के बीच अंतर की व्याख्या करना। लेकिन घनत्व की परिभाषा इसमें मददगार कम होगी, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। निम्नलिखित में से क्या इन विचारों के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है ये रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर बनते हैं। दूसरा है ये आसानी से बदले जा सकते हैं। तीसरा है ये बच्चों के विद्यालयी अधगम पर प्रभाव डालते हैं। और चौथा है वयस्क भी ये विचार रख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि शोध बताते हैं कि बच्चे अनौपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से नहीं मेल खाते हैं। तो क्या इनके संदर्भ में गलत है, ये पूछा गया है। तो ये आसानी से बदले जा सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो बच्चे विचार पूर्व में लेकर आ रहे हैं उन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे अधिक निर्णायक शिक्षण योजना है? पहला है शिक्षार्थियों के लिए क्रियाकलाप संदर्भिका का उपयोग करके क्रियाकलापों को बारंबार आयोजित करना। दूसरा है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विचारों का निदर्शन करते मॉडल बनाने को कहना। तीसरा है बड़ी संख्या में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करना। और चौथा है विज्ञान के विषय में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना। तो पूछा गया है सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए सबसे निर्णायक शिक्षण योजना कौन सी है? तो इसमें डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विज्ञान के विषय में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना। तो इसमें विद्यार्थी अपने विचार प्रदर्शित करेंगे, अपने विचारों को दर्शाएंगे कि क्या वे विज्ञान के बारे में सोचते हैं। तो बोलेंगे, बहस करेंगे, लिखने के लिए यदि उन्हें मदद की जाएगी तो ये सबसे अच्छी योजना होगी। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने में निम्न में से सबसे कम मददगार होगा। यानी विज्ञान के विद्यार्थी हैं और उनके दृष्टिकोण का यानी विचारों का मूल्यांकन करना है, तो सबसे कम मददगार पूछा गया है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट यानी पोस्टर बनाने के लिए कहना।
दूसरा है विद्यार्थियों से एक एक करके प्रश्न पूछना। तीसरा है गहनता से शिक्षार्थियों से साक्षात्कार करना। और चौथा है विद्यार्थियों को अपने विचारों को नक्शे, चित्रों, रेखा चित्रों जैसी अवधारणाओं के द्वारा व्यक्त करने के लिए कहना। तो इसमें लिखा है कि दृष्टिकोण यानी विचारों का मूल्यांकन करना है, तो सबसे कम मददगार है विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट, पोस्टर बनाने के लिए कहना। अब इससे विचारों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे चार्ट तो कहीं से देखकर बना लेंगे, अपने विचारों को तो उसमें नहीं दर्शाएंगे। तो ए इसमें सबसे कम मददगार है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है? पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रयोग करना, तीसरा है सामूहिक चर्चा और चौथा है समस्या समाधान। तो इसमें पूछा गया है परिकल्पना परीक्षण के लिए क्या सबसे उपयुक्त है, तो प्रयोग करना परिकल्पना परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। परिकल्पना परीक्षण के लिए परिकल्पना परीक्षण करने के लिए प्रायः प्रयोग और आगे के अवलोकनों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें प्रयोग करना सबसे उपयुक्त है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि आटे और नमक जैसे पदार्थ द्रव पदार्थ हैं, क्योंकि ये जिस भी पदार्थ में जाते हैं उसी का आकार लेते हैं। विद्यार्थी के इस दावे पर आपका क्या प्रत्युत्तर है? पहला लिखा है एक द्रव पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह जिस भी पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है, इसीलिए नमक तथा आटा द्रव पदार्थ हैं। दूसरा है ये ठोस हैं, क्योंकि चाहे आटे या नमक के छोटे कणों की संपूर्ण मात्रा को कोई नियत आकार न हो, लेकिन हर एकल कण होता है। तीसरा है आटा तथा नमक द्रव पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये गीला करने का गुणधर्म नहीं दर्शाते, लेकिन ये तरल हैं क्योंकि ये बहते हैं। और चौथा है ठोस की परिभाषा अधूरी है, क्योंकि यह आटा और नमक जैसे पदार्थों को समायोजित नहीं करती। अब एक विद्यार्थी कह रहा है कि आटा और नमक द्रव पदार्थ हैं, क्योंकि जिस पात्र में भरे जाते हैं जिस पात्र में भरे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। तो इस विद्यार्थी को किस प्रकार से आप समझा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कि ये ठोस हैं, क्योंकि चाहे आटे या नमक के छोटे कणों की संपूर्ण मात्रा को कोई नियत आकार न हो, लेकिन हर एकल कण का होता है, यानी कि इनकी जो बड़ी मात्रा है इनका कोई भी आकार नहीं है, लेकिन जो इनमें छोटे छोटे कण हैं आटे में और नमक में, उनका एक निश्चित आकार है। इनकी बड़ी मात्रा का आकार निश्चित नहीं है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये ठोस कण हैं, यानी ये ठोस हैं। इनकी बड़ी मात्रा का आकार निश्चित नहीं है, लेकिन इनके छोटे छोटे कणों का आकार निश्चित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा पर सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है? पहला है प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला चार्ट, दूसरा है प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला एनिमेटेड चलचित्र, तीसरा है शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइड विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन और चौथा है प्रकाश के प्रकीर्णन पर फोकस समूह चर्चा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा का सार्थक स्पष्टीकरण कौन प्रदान कर सकता है, ये पूछा गया है। तो जो शिक्षार्थी हैं कोलाइड विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन करेंगे, तो ये सबसे अच्छी विधि होगी, यानी सबसे अच्छी रणनीति होगी। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है? पहला विकल्प है छात्र एक आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरा है शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही हैं, तीसरा है क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही हैं और चौथा है बच्चे अन्वेषण योजना बना रहे हैं।
तो रचनावादी विज्ञान कक्षा कौन होती है? जिसमें ज्ञान का निर्माण किया जा रहा हो। तो इसमें जो लक्षण नहीं है वह पूछा गया है। तो शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही हैं, और जब अनदेखा कर देंगी तो बच्चे अपने गलत उत्तरों को ही सही मानते रहेंगे। तो बी विकल्प इसमें रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षिका ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को निम्न कार्य दिया। एक उद्यान या स्थानीय नर्सरी में जाइए, स्वस्थ पौधों की पहचान कीजिए और उन पौधों को स्वस्थ कहने के लिए कारण दीजिए। उस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? पहला है अवलोकन करना, परिचालन करना, परिभाषित करना। दूसरा है अवलोकन करना, पूर्व अनुमान लगाना। तीसरा है संप्रेषण करना, मापन करना। और चौथा है पूर्व अनुमान लगाना, वर्गीकरण करना। तो शिक्षिका ने क्या किया? बच्चों से कहा कि उद्यान या नर्सरी में जाइए और स्वस्थ पौधों की पहचान कीजिए और उन पौधों को स्वस्थ रहने के लिए जो कारण हैं उन कारण को भी बताइए। तो इसमें जिन प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है वह है अवलोकन करना और परिचालन, परिभाषित करना। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि जब पौधे बच्चे देखेंगे उनके स्वस्थ रहने का कारण बताएंगे अवलोकन करके, और फिर क्या करेंगे? और फिर पौधों को परिभाषित करेंगे स्वस्थ और अस्वस्थ में, यानी कौन से पौधे स्वस्थ हैं कौन से अस्वस्थ हैं। तो यही परिचालन परिभाषित करना हो जाएगा। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है? पहला है, एक शिक्षिका विभिन्न पशुओं के प्राकृतिक वास के वीडियो दिखाती हैं। दूसरा है, एक शिक्षिका प्रयोग द्वारा दर्शाती हैं कि धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तीसरा है, उच्च तथा निम्न श्रेणी की संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक शिक्षिका संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। और चौथा है, एक शिक्षिका विवृतांत प्रश्न पूछती हैं और उनकी व्याख्या ढूंढती हैं। तो कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये पूछा गया है। तो एक शिक्षिका विवृतांत प्रश्न पूछती हैं और उसकी व्याख्या ढूंढती हैं, तो यह व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब विवृतांत प्रश्न क्या होते हैं? तो विवृतांत प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके हल तक पहुंचने के लिए एक निश्चित समाधान या निश्चित विधि नहीं है, या यहाँ प्रश्न के कई उत्तर होते हैं, यानी कि जो व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न ही इनको समझ लीजिए। तो डी विकल्प इसमें सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लिखा है, विज्ञान में लैंगिक समता का अर्थ है विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी हों जितने कि लड़के। दूसरा है, विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं। तीसरा है, विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य है कि लड़कियों के लिए विज्ञान को अधिक आकर्षक बनाया जाए। और चौथा है, विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य एकल लैंगिक विद्यालयों का सृजन करना है। तो इसमें जो सत्य कथन पूछा गया है वह बताना है। तो दूसरा इसमें सही है कि विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं, यानी कि लड़कियों को ये ना लगे कि मैं लड़की हूं, मैं ये प्रयोग नहीं कर सकती, मैं ये कार्य नहीं कर सकती, ऐसे प्रतिबंधों को हटा ही लिया जाए। तो विज्ञान में लैंगिक समता प्रदर्शित होगी। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विवृतांत प्रश्न है? तो विवृतांत प्रश्न के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। पहला विकल्प लिखा है, पृथ्वी से हम चंद्रमा का एक पृष्ठ ही केवल क्यों देख पाते हैं। दूसरा है, चंद्रमा का आकार प्रतिदिन क्यों परिवर्तित होता है। तीसरा है, चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है। और चौथा है, क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न। तो जिसके एक से अधिक उत्तर हों वही विवृतांत प्रश्न कहलाते हैं। तो डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है। लिखा है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है।
पहला विकल्प है ओलंपियाड, दूसरा है अनुसंधानिक प्रयोजन, तीसरा है वार्षिक परीक्षाएं और चौथा है क्विज प्रतियोगिता। तो इसमें पूछा गया है कि क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है, तो अनुसंधानिक प्रयोजन बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो कल की वीडियो में मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं ले पाए थे, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए थे। बाकी सभी वीडियो में मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन लिए हैं और इसीलिए आज भी मैंने लिए हैं। कल थोड़ी समस्या के कारण मैं पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं ले पाई थी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो ज़रूर लिखा कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।